और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और ड्रोन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। यह ड्रोन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों पहले देखा गया था। 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था। तो 26 तारीख को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, पवन शर्मा हमारे साथ जम्मू से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए क्या जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? अब भारतीय उच्चायोग जो कि पाकिस्तान में, वहां पर ड्रोन देखा गया और जानकारी ये भी कि 5 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी। किस तरीके की जानकारी दी जा सकती है? देखिए, इस बात की इसमें पूरी उम्मीद है जब ब्रीफिंग की जाएगी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि किन परिस्थितियों में ड्रोन को देखा गया और कितने ड्रोन थे और कितनी देर तक वो मंडराते रहे भारतीय उच्चायोग के ऊपर और कौन कौन सा एरिया कवर किया था। इन सारी बातों का विवरण दिया जाएगा भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से। पहली बार दोनों देशों के बीच में इस प्रकरण को सामने आने के बाद जवाब दिया जाएगा। भारत की ओर से एक अपनी जो स्थिति है वो पेश की जाएगी। लेकिन गौरतलब बात है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया। वो चुप्पी साधे हुए है और अपने आप में किसी उच्चायोग के ऊपर ड्रोन का मंडराना एक बहुत ही गंभीर मसला है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव देने का जो जवाब देने का दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक अर्निया सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुबह 4:25 पर एक ड्रोन देखा गया, जिसके बीएसएफ के जवानों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले लगातार 4 दिन जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में रात में ड्रोन देखे गए थे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन के जरिए सीमा पर हथियार तक गिराए गए थे। और अब यह जानकारी के अर्निया सेक्टर में सुबह 4:25 पर आपको बता दें कि 4 ड्रोन देखे जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। हमारे साथ पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये दिखाते हैं आपको कि इस पूरे खबर पर क्या कहा गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू में अलग अलग ठिकानों के ऊपर ड्रोन मंडराते दिखे थे। जम्मू के कई मिलिट्री स्टेशन जिसमें कालू चक, रतनू चक, मीरा साहिब और कुंजवानी इलाके में पिछले 2-3 दिन से लगातार ड्रोन मंडरा रहे थे। लेकिन आज सुबह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्निया सेक्टर जो है वहाँ पर जब्बोवाल एक इलाका पड़ता है जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया था, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की थी। उसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जो अभी भी जारी है। हालांकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हो जहाँ फिर जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं यहाँ पर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। ड्रोन को खोजने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सब लगा दिए गए हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है एयरफोर्स स्टेशन की। और जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है जम्मू कश्मीर में वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। एक हाई अलर्ट साउंड किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और LOC पर भी, क्योंकि LOC पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन भेजे गए थे, जिसके चलते अब कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। क्योंकि ड्रोन देखने का सिलसिला अभी भी जारी। हालांकि कई उपकरण जहां पर लगे हुए हैं कि इस इलाके में अगर ड्रोन आता है तो उसे मार गिराया जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह जो एक ड्रोन देखा गया उसके ऊपर भी BSF ने फायरिंग की थी, लेकिन वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। BSF ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया। लेकिन अभी हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है। और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। और इस बीच 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके पर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि
लश्कर तोबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। पवन, दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है इसमें, और लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं वहां पर। कितना गंभीर ये पूरा मामला? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि इस पूरे हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आकर विस्फोट जिन्होंने किया है, उसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसके पीछे है। और जो अमित की आज खबर थी उस पर भी मोहर लग रही है कि RDX उसमें इस्तेमाल हुआ था, वो भी पाकिस्तान की फैक्ट्री में बना हुआ था। और लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जम्मू में जारी है। आज अरनिया सेक्टर में जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहाँ पर एक ड्रोन जो सीमा पार से इस ओर आया था, उस पर BSF के जवानों ने फायरिंग की थी और फिर वो वापस भाग निकला। तो इस तरह से पहले भी 3-4 दिन लगातार ड्रोन जो है वो जम्मू के मिलिट्री स्टेशन के ऊपर देखे गए हैं। वो कालू चक में, रतनू चक में, कुंजवानी में और मीरा साहब में। सुरक्षा एजेंसियाँ पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आए थे और कहां पे ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर भी जो 2 ड्रोन आए थे उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज का जो ड्रोन था उसमें साफ क्लियर है कि वो सीमा पार से दाखिल हुआ था भारतीय क्षेत्र पे, और उसमें जब फायरिंग की गई तो वो वापस पाकिस्तान की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पूरा इसमें हाथ है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और लश्कर तैयबा का ये काम है, क्योंकि लश्कर ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। वो चाहे वेपन ड्रॉपिंग हो या फिर मादक पदार्थों की तस्करी हो, फिर जहाँ ID को ड्रॉप करना हो LOC पर और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर ड्रोन के जरिए वेपन ड्रॉप किए गए हों और ड्रोन को मार भी गिराया है। एक BSF ने मार भी गिराया था, जिससे काफी सामान भी बरामद हुआ था। यानी एक बार फिर पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की पूरी साजिश। अमित, भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कदम? देखिए, भारत सरकार ने ड्रोन के हमलों को देखते हुए पहले ही एंटी ड्रोन पॉलिसी बना रखी थी, लेकिन अब इस हमले के बाद एक मूल चूक परिवर्तन होने की संभावना है भारत सरकार की एंटी ड्रोन पॉलिसी को लेकर। और कुछ दिनों पहले ही इस हमले के ठीक बाद हमने ये भी देखा था कि PM मोदी ने तमाम नुमाइंदों से यहाँ पर जानकारी तलब की थी कि आखिरकार ड्रोन को के खतरे से निपटने के लिए क्या नीतियाँ हैं। तो अलग अलग स्तर पर इसका काम शुरू हो चुका है। जम्मू एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए देश भर के जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहां पर ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी, तैनात की जाएगी। क्योंकि इस बार दुश्मन जो है वो इनविजिबल है। सुरक्षा बलों के आगे जो आतंकी हैं वह फिजिकली जब मात खा चुके हैं, तब उन्होंने तकनीक और बारूद का सहारा लिया है और जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट जैसी घटना को ये अंजाम दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी इसकी बहुत उम्मीद है, जिसके लिए एक बड़ी खबर, अमित, एक बड़ी खबर बता दें जरा। बड़ी खबर जम्मू ड्रोन धमाके से जुड़ी आ रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की यह खबर है कि जम्मू में हुए ड्रोन धमाके के लिए आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था। जम्मू में हुए धमाके के बाद वहां से मिले विस्फोटकों के टुकड़ों की बारीकी से जांच की गई, जिनसे यह साबित होता है कि 6 दिन पहले हुए धमाके पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा था। विस्फोटकों में टुकड़ों की जांच से यह पता चला है कि विस्फोटक मेटल के खोल में भरे हुए थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और उसी के लिए तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि हमले में इस्तेमाल विस्फोटक को किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना और अर्धसैनिक बल पुलिस को की जाती है। जानकारी के मुताबिक धमाके में करीब 3 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था, जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया था। यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो RDX रखा गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां जम्मू टेक्निकल एयरबेस पर विस्फोटक गिराने वाले दोनों ड्रोन का सुराग तलाशने में जुटी हुई हैं। जम्मू धमाकों के बाद बेहद अहम जानकारियां सामने आई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये तस्वीर है और जो कि ये धमाकों के बाद ये बरामद हुई है। ये एक्सप्लोजिव्स के साथ पार्टिकल्स बरामद हुए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बेहद पेशेवर अंदाज में बनाया गया है। हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच जी हैं। सर, ये तस्वीरें हैं, ये किस बात की ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, इसको मैंने काफ़ी गहराई में स्टडी किया है और अगर इस प्रकार से जो मटेरियल मिला है धमाके के बाद,
तो इससे साफ जाहिर करता है कि ये जो एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाई गई थी, ये एक्सप्लोजिव डिवाइस किसी फैक्ट्री में बनी है, और ये वही फैक्ट्री बना सकती है जो आमतौर पर ज़्यादा करके अगर हमने साउथ एशिया का सीन देखा है तो ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होती हैं। तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो ये जो एक्सप्लोजिव बनी है, ये पाकिस्तान की किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी होगी। सर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक एक पार्टिकल, दो चीज़ें अहम है सर। एक तो सर ये मेटल कवर्ड है, और इसके पार्टिकल्स ना इक्वल हैं, बराबर। ये किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं सर? देखिए, जब ये इस प्रकार के एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं तो उसको कहते हैं, ये जब धमाका होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। हाँ, वो इस प्रकार से एक्सप्लोजिव भरे जाते हैं और पैलेट्स भरे जाते हैं ताकि जो उसका जो असर है वो चारों दिशा में उसी प्रकार से गहराई से ये बराबरी से चला जाए। तो ये इसको बनाने के जो तरीके होते हैं ये बड़े स्पेशलाइज्ड तरीके हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोकल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं है जो आमतौर पर टेररिस्ट बनाते हैं। तो ये बनाया गया है और कहीं से लाया गया है। तो इसका तो साफ इशारा इसी बात पर जाता है कि ये हो सकता है ये पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, भारत सरकार की तरफ से अब जिस तरीके से भारतीय उच्चायोग में ड्रोन देखा गया, लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, और ये जो सबूत निकलकर सामने आ गया है उससे ये साफ पता चलता है कि पूरी साजिश पाकिस्तान की ही है। आपत्ति जताई गई है कि भारत सरकार की तरफ से इस मामले में? जी बिल्कुल, ये दोनों घटना अलग अलग है। इनका जो लिंकअप है उस बारे में अभी तफ्तीश जो चल रही है। भारतीय उच्चायोग के आगे उनके ऊपर ड्रोन का देखा जाना और ड्रोन धमाका होना, इन दोनों की लिंकेज की जांच अभी चल रही है। और जहां तक भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई का सवाल है तो उस मामले में भारतीय उच्चायोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने पाकिस्तान सरकार को इस पूरे के पूरे घटना की सूचना दे दी है। भारत सरकार की ओर से थोड़ी देर में आधिकारिक वक्तव्य जारी होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार ड्रोन की उस घटना को लेकर जरूर बात उठाएगी और पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। अब जहां तक इस घटना की बात है, ड्रोन बम धमाके की बात है, तफ्तीश चल रही है। अलग अलग एजेंसियां हैं, NIA है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसके अलावा अलग अलग एजेंसी इस मामले की जांच चल रही है। और ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की ओर से ही पेशेवर अंदाज में इस एक्सप्लोजिव के पूरे सर्किट को तैयार किया गया था। पिन पॉइंटेड जगह पर धमाके को अंजाम दिया गया था। और अगर ये जो पार्टिकल्स हैं जिनकी तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं, अगर वहाँ पर लोग होते और ये उनको लगते तो जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो बेहद बड़े खतरे को अंजाम देने के लिए इस पूरी की साजिश का ताना बाना बुना गया था और पेशेवर तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। पवन, बार बार ड्रोन देखे जा रहे हैं, वहाँ की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही हैं, और क्या ये पता चल पा रहा है कि किस तरीके की साजिश है पाकिस्तान की? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है, और जैसा कि उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर ने भी कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां इसको बहुत गंभीरता से ले रही हैं। जाहिर सी बात है कि जिस दिन से ये ड्रोन विस्फोट हुआ है, ड्रोन से जो हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, उस दिन से अभी तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस व दूसरी एजेंसियां लगातार एयरफोर्स स्टेशन के भीतर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अपनी टीम्स के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। लोगों के घरों घरों में जाकर पूछताछ हो रही है कि पता चल सके कि आखिर ड्रोन ऑपरेट कहां से हुए, कि अगर लोकल जहां पर ऑपरेट हुए हैं तो वो लिंक निकाला जा सके कि सीमा पार से ये सामान कैसे पहुंचा। हालांकि इसमें साफ आ रहा है, सुरक्षा एजेंसियों को ये क्लियर है कि सीमा पार से ये ड्रोन आकर जहां पर विस्फोट किया होगा उसकी भी जाँच की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आए, कैसे पहुंचे और किधर गए। हालांकि जितने ड्रोन बाकी और भी स्टेशंस के ऊपर 3-4 दिन मंडराते रहे हैं उनका भी नहीं पता लग पाया। सिर्फ आज का जो ड्रोन था, जो सुबह लगभग 4 बजे के करीब, 4:25 के करीब अर्निया सेक्टर में देखा गया, वो सीमा पार पाकिस्तान के जिला सियालकोट की तरफ से आया था और फायरिंग होने के बाद वो वापस उसी दिशा की ओर गया है। तो सभी ड्रोन जो है वो माना जा रहा है कि पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुए होंगे और वहीं से चले होंगे, तो यहाँ पर आकर वापस गए हैं। तो वो सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर कैसे यहाँ पर पहुंचे और विस्फोट करके वापस कैसे गए। पवन, एक बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। दुश्मन ड्रोन से निपटने के लिए दरअसल DRDO ने D4 ड्रोन सिस्टम नाम से एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो 4 किलोमीटर दूर दुश्मन ड्रोन का खात्मा करने में सक्षम है। DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम पर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। ये सिस्टम डेवलप किया था
आपको मालूम है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के समय में भी हमने डिप्लॉय किया। अभी बेंगलुरु के पास कोलार में इनका पूरा ट्रायल चल रहा है, सबको दिखा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। अभी और कुछ इनपुट्स आर्म्ड फोर्सेस से जैसा चाहिए उसको करने के लिए डिस्कशंस चल रहा है। वो सिक्योरिटी एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशंस के बाद कैसा उसको मॉडिफाई करना है तो करेंगे। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत आया है, उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहा है। ये सब तैयार हो रहा है इसको प्रोडक्शन के लिए। अमित, ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं नहीं पता चल पा रहा। पवन भी यही जानकारी दे रहे हैं कि बार बार ड्रोन दिखाई देते लेकिन किस तरफ जाते हैं ये समझ नहीं आ रहा है। अब एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से इनको ट्रैक करेगा और ये कब तक सिस्टम तैयार हो सकता है? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रोन कहाँ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पूरी तरीके से ये साफ है। ये पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और पाकिस्तान ही जा रहे हैं। और आज की घटना अगर ड्रोन को देख के बीएसएफ के लोगों ने अगर फायरिंग की, ये इस साल की चौथी घटना है जब ड्रोन स्पॉट हुआ, फायरिंग हुआ, वापस ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में चला गया। अब डीआरडीओ के चीफ का ये बयान है, बहुत अहम रणनीति की ओर इशारा कर रहा है कि जो एंटी इस तरीके के खतरे को देखते हुए संज्ञान में लिया है अलग अलग एजेंसियों ने और उस हिसाब से रणनीति तैयार कर रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम जब आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों पर लगेंगे तो उनमें इन खतरों से भी निपटने की क्षमता होगी। बहुत अहम चीज़ उन्होंने एक और चीज़ कही है, हम प्राइवेट प्लेयर्स के इनपुट को अपने साथ ले रहे हैं। मतलब कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं भारत में वो भी उन्नत तकनीक से लैस होंगे और जहां जहां जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से एंटी ड्रोन सिस्टम अपने यहाँ लगवाएगा ताकि इस तरीके के जो खतरे हैं उनसे निपटा जा सके। तो सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर एक उम्दा तकनीक के जरिए रणनीति के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहे हैं और ऐसे जो कोशिश बार बार की जा रही है, अदृश्य जो दुश्मन, इनविजिबल एनिमी का जो खतरा है ये पूरी तरीके से टाला जा सकेगा। इस रणनीति से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। पवन, ये जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इनको ढूंढने देखने से बेहतर है कि देखते ही इनका खात्मा कर दिया जाए। ऐसे में अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम कितना कारगर साबित होगा इस तरह की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए, रोक लगाने के लिए? देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन साथ में एलओसी का बहुत सा इलाका जो जिला रजौरी और जिला पुंछ का है और जम्मू शहर के साथ साथ कश्मीर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं एयरफोर्स की, जहाँ भारतीय सेना की, वहाँ पर D4 ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। और साथ ही जो एलओसी का इलाका है वहाँ पर ईओडी सिस्टम जो है ड्रोन का, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जो रेंज को पकड़ता है वो लगाया गया। जो D4 है ये लगभग 4 किलोमीटर तक की रेंज में ड्रोन को मारने में सक्षम है और दूसरा जो एलओसी पर ईओडी सिस्टम लगा हुआ है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के भीतर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है तो उसको वो मार गिराता है। तो पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर भी और एलओसी के ऊपर भी। लेकिन अब देखना यह है कि उस पार से इन इलाकों में कोई ऐसी कोशिश होती है, क्योंकि जिस इलाके में आज कोशिश हुई है वहाँ पर कोई सिस्टम अभी नहीं लगा है। वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ही जो उनका ड्रोन था वो इस ओर आया है, फायरिंग होने के बाद वो वापस चला गया है। लेकिन एलओसी की तरफ, जहाँ पे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ अन्य स्टेशनों की तरफ अगर 1-2 दिन में कोई फिर ऐसी कोशिश की जाती है ड्रोन के जरिए तो उसको वो मार गिराएंगे, तब पता चल पाएगा कि आखिर ड्रोन कहाँ बना हुआ था, कहाँ ऑपरेट हो रहा था। चलिए पवन, अमित, आप दोनों नजर बना के रखिए, हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर, दरभंगा ब्लास्ट केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि यूपी के शामली से सलीम और कफील नाम के 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों को एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है। दोनों को पाकिस्तान और दुबई में मौजूद आतंकियों के साथ कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए जांच में यह पता चला है कि सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान और नासिर को ट्रेनिंग दी थी और फिर दोनों को ट्रेन में धमाका कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एनआईए के मुताबिक इसके लिए सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए थे। इतना ही नहीं, सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, इस बारे में क्या जानकारी, क्या लेटेस्ट अपडेट अभी?
बिल्कुल, देखिए दरभंगा स्टेशन पर जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद पहले जीआरपी ने जांच किया, फिर बिहार एटीएस ने जांच किया और इसी जांच के दौरान यूपी एटीएस का भी सहयोग लिया गया, जिसमें पता चला कि शामली के कायराना इलाके के रहने वाले 2 बाप बेटे हैं, जिसमें सलीम और कफील हैं। इनको हिरासत में लेकर उसके बाद पूछताछ की गई, जिसके बाद इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से, जिनको अभी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है, इमरान और नासिर को। और इसी पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए, जिसमें यह साफ तौर पर एनआईए मान रही है कि जो दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था उसमें नासिर और जो इमरान हैं इन्होंने ही ये पार्सल रखा था। तो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो सलीम और कफील है। सलीम जो है इनके पास पाकिस्तान से 1,60,000 रुपये हवाला के जरिए भेजा गया था इस पूरे ब्लास्ट के कारनामे को रचने के लिए। और ऐसे में जो वो पैसे दिए गए थे उसमें इन्होंने नासिर को यह पैसा ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद उसी के ज़रिए यह धमाका कराया गया। और ऐसे में इस पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था, लेकिन उस समय यह धमाका नहीं हो पाया। और जैसे ही यह पार्सल दरभंगा स्टेशन पर पहुंचा उसके बाद वहां पर ब्लास्ट हुआ, जब अफरा तफरी मच गई थी। इस मामले में 2 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें इमरान और नासिर, उनको अभी लाया गया है यहाँ पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए गिरफ्तारी के बाद। और हो सकता है कि उनको रिमांड पर एनआईए लेकर पूछताछ करे। तो वहीं शामली में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलीम और कफील हैं, दोनों बाप बेटे हैं रिश्ते में, और उनकी भी कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद एनआईए उनको भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। और माना जा रहा है कि सलीम ही इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। ऐसे में अब जब उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक दवे भी लाइव हैं। शंकर आनंद, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से फंडिंग हुई थी, इस पूरे मामले के तार और कहां तक? देखिए, जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जिस तरह से लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस मामले में हमारे पास एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं इस वक्त में न्यूज़ 18 पे देना चाहूंगा। जिस तरह से इस मामले पर हवाला कनेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस मामले में जल्दी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करेगी और जल्द ही इस मामले में कई जो ऑपरेशंस हैं बकायदा उसको अंजाम दे सकती है। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें, और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में पहले भी कई ऐसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ईडी तफ्तीश कर रही है। और जिस तरह से यहाँ पे मामला सामने आया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे हाजी सलीम की बात करें या कफील की बात करें या 2 अन्य आरोपियों की बात करें, तो यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामला जो सामने आ रहा है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में अब आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करेगी। और जिस तरह से ये पूरा जो मामला है, एनआईए में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब आगे एनआईए भी इस मामले में ईडी भी तफ्तीश कर सकती है। और जिस तरह से अब इन दोनों आरोपियों की बात करें, हाजी सलीम की बात करें या कफील की बात करें, उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली स्थित मुख्यालय में लाया जा रहा है और यहाँ पर एनआईए मुख्यालय में रख करके आगे की पूछताछ की जाएगी। और किस तरह से इसका पूरा नेटवर्क है, खासतौर पर जो स्लीपर सेल जो का एक नेटवर्क तैयार किया गया था उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद इलाके में, इसके साथ ही जो इसका गुजरात कनेक्शन सामने आ रहा है इस मामले पर, और बिहार में किस तरह से यहाँ पर जिस तरह ठीक है शंकर आनंद, हम चलेंगे जनक दवे भी क्योंकि हमारे साथ लाइव हैं। अब इसका गुजरात कनेक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की ये जानकारी है कि कोर्ट में पेशी के लिए एनआईए की टीम दोनों आतंकी इमरान और नासिर खान हैदराबाद से लेकर इन दोनों को पटना पहुंच चुकी है। पटना एयरपोर्ट से इन दोनों आतंकियों को एटीएस ऑफिस ले जाया गया, जहां एटीएस और एनआईए के अधिकारियों ने दोनों के साथ पूछताछ की। खबर यह भी कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट ले जाया गया है। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, कोर्ट से कोई जानकारी मिल पा रही है दोनों की पेशी से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए इमरान और नासिर इसी एनआईए कोर्ट में अभी मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी बहस चल रही थी, पेशी हुई और उसके बाद अभी ऑर्डर लिखा जा रहा है।
एनआईए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि इस मामले में उनके घर से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला था, ऐसे में उसको आईटी एक्ट के तहत जो एफआईआर में ये भी मामला दर्ज किया जाए और साथ ही रिमांड पर इनको देने की दलील दी गई है एनआईए की तरफ से। तो अगर रिमांड मिलता है तो आगे एनआईए इनको ले जाकर पूछताछ करेगी और अगर रिमांड नहीं मिलता है तो फिर इनको जेल भेजा जाएगा। तो साफ तौर पर अभी इमरान अभी यहीं पे मौजूद है कोर्ट में और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि यह डिसीजन भी आ जाए कि क्या उनको रिमांड मिलता है या फिर उनको जेल भेजा जाएगा। तो अब इंतजार हो रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर उनको एयरपोर्ट से एटीएस ऑफिस लाया गया था और फिर एटीएस ऑफिस से यहाँ एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लाया गया है जहाँ पर उनकी पेशी हुई है। तो अब डिसीजन का इंतजार हो रहा है कि क्या उनका रिमांड मिलता है एनआईए को या फिर उनको जेल भेजा जाता है। लौट रहे चंद्रमोहन, जनक, इस पूरे मामले का गुजरात कनेक्शन क्या है? जनक, आवाज मिल रही है? जनक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि दरअसल फिलहाल इमरान और नासिर की पेशी हुई है एनआईए कोर्ट में और एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद अब एनआईए की तरफ से कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द रिमांड मिले इन दोनों की और उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर भी देखना होगा। चंद्रमोहन लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं सलीम और कफील की। सलीम, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और उसे पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग भी हुई थी। जनक, अब क्या आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, जनक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शंकर आनंद, ये जनक, गुजरात कनेक्शन क्या है इस पूरे मामले का? चलिए, जनक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम जनक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए नासिर और इमरान को गिरफ्तार कर चुकी है और ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल नासिर पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ उस लिक्विड बम को बनाने वाला नासिर ही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है। नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधे कनेक्शन हैं। एनआईए ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। तो कई सबूत इसके पास से जब्त किए गए हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है उसके मुताबिक किस तरीके से इसने लिक्विड बम बनाया था, पाकिस्तान में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। शंकर आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, अब ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, कई सबूत एनआईए को भी हाथ लगे हैं, अब इनसे पूछताछ में और क्या-क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, कल इस मामले में हैदराबाद और बिहार में छापेमारी भी की गई है और कुछ ऐसे जगह पर छापेमारी की गई जो मोहम्मद नासिर से बाकायदा जानकारी मिलने के बाद वो उन तमाम लोकेशन पे छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान में जो हैदराबाद से जो आईडी बम बनाने का जो तरीका है और उससे जुड़े हुए तमाम जो सामान है वो बरामद किया गया। तो उसे जल्द ही एनआईए जो है अपने लैब में बाकायदा इसका जांच करवाएगी कि किस तरह के विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा था। तो आईडी बनाने का जो तरीका है वो सीखा गया था और नासिर जो है इस मामले को इम्प्लीमेंट कर रहा था। और इस मामले में जिस तरह से अगर गुजरात कनेक्शन की बात कर रहे थे तो जिस तरह से नासिर के मोबाइल फोन से कई ऐसे लोगों का मोबाइल नंबर मिला है जो काफ़ी संदिग्ध हैं और वो गुजरात मूल के रहने वाले हैं और गुजरात के वो कौन कौन से लोग हैं जिसके संपर्क में जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, बिहार और गुजरात और इसके साथ ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद कनेक्शन ये सामने आ रहा है। तो ये पूरा का इलाका किस तरह से यहाँ पर जो है वहाँ पर किस तरह के वारदात को अंजाम देना था, वो कौन कौन से लोग थे जो इन लोगों के साथ संपर्क में जुड़े हुए थे और जिस तरह से एक मास्टरमाइंड के तौर पर अभी फिलहाल सलीम की भूमिका सामने आ रही है। तो क्या इस मामले में सलीम का भी कोई आका है जो इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए वो इसे नसीहत दे रहा था? तो वो कौन कौन से लोग हैं जो सलीम
या कफील के संपर्क में थे, और नीचे जो युवा हैं जो काफी लड़कों को जो तालीम देकर और बाकायदा एक आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की जो फिराक में थे, तो वो कौन कौन से लोग हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, ये जानना केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इन तमाम मामलों पर आगे तफ्तीश की जाएगी और इसके लिए तमाम पूछताछ की जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों आरोपी को जो आज गिरफ्तारी हुई है, सलीम और कफील को, उसे एनआईए हेडक्वार्टर में लाया जाएगा और यहाँ लाने के बाद पूछताछ की जाएगी। और पटना की अगर बात करें तो पटना में जो हमारे एनआईए के सोर्स बता रहे हैं कि शुरुआती दौर पर 14 दिन का रिमांड मांगा जाएगा और उसके बाद, क्योंकि इस रिमांड मांगे की जो वजह है वो बताई जाएगी कि उसे कई अलग अलग स्थानों पर लेके जाना है। जिस तरह से भी पटना लेके पहुंचे हैं, उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के शामली इलाके में भी लेके जाना है और उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी ले जाना है। तो अलग अलग लोकेशन पर लेके जाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिमांड चाहिए। तो ये एनआईए जो है अपनी बात को ठीक है। शंकर आनंद, लौट रहे हैं आपके पास। दरभंगा धमाका मामले में एनआईए ने इमरान को भी गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि एनआईए की जांच में पता चला है कि इमरान ने ही हैदराबाद में ट्रेन में बम रखा था, जिसमें बाद में धमाका हुआ। इमरान भी उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है और हैदराबाद में काम करता है। हैदराबाद में इमरान ने ट्रेन में रखा था बम। इमरान की भी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इमरान ही वो था जिसने ट्रेन में बॉम्ब रखा था हैदराबाद में। और इस सब के बीच आपको बता दें, बिहार के दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को अहम सबूत हासिल हुए हैं। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की खबर है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए ने हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान आईडी बनाने से जुड़े सामान समेत कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। छापेमारी में एनआईए ने कई मोबाइल फोन्स और दूसरे डिजिटल सबूत भी जब्त किए, जिनकी जांच दिल्ली की फोरेंसिक लैब में कराई जाएगी। दरभंगा धमाका केस में एनआईए ने हैदराबाद के हबीब नगर इलाके से नासिर और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया था। चंद्रमोहन, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारी, और जैसे शंकर आनंद बता रहे हैं कि कई राज्यों में दरअसल इस पूरे मामले के तार फैले हुए, एनआईए की कोशिश भी यही होगी कि जो गिरफ्तार लोग हैं इनको अलग अलग लोकेशंस पर जाया जाए, सबूत जुटाए जाएं। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और एनआईए की तरफ से अब आगे क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए, अब इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 लोगों की पेशी के लिए अभी यहाँ लाया गया है और 2 लोग जो शामली से जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर में रखकर उनसे पूछताछ की जाएगी और माना जा रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी से कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं, पूछताछ के दौरान कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो दरभंगा ब्लास्ट को सीधे तौर पर इन लोगों ने रचा था कि किस तरह से वहाँ पर जो विस्फोटक है उसको ले जाना है। और फिर एनआईए के पूछताछ के दौरान ये भी बातें सामने आई है कि चलती ट्रेन में ये धमाका कराकर पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन यह चलती ट्रेन में धमाका नहीं हो पाया और न ही ट्रेन में आग लगी। और जैसे ही यह पार्सल जो है वो दरभंगा पहुंचा, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्फोट हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। और अब इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जो यूपी के शामली से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सलीम और कफील हैं। तो वहीं जो इमरान और नासिर की जो गिरफ्तारी है वो हैदराबाद से हुई है, जिनको पेशी के लिए अभी यहाँ पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लाया गया है। और अब कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार हो रहा है कि आगे कोर्ट किस तरह का निर्णय देता है। क्या इस मामले में एनआईए को रिमांड मिलता है या फिर इनको जेल भेजा जाता है। जाहिर सी बात है, रिमांड मिलना होगा तो या तो 10 दिन का या फिर 14 दिन का मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनको फिर यहाँ के बाद शामली ले जाना पड़े, फिर वहाँ से दिल्ली ले जाया जाए। तो 2-3 स्टेट में लेकर जाना है पूछताछ के लिए। ऐसे में हो सकता है कि 10 या 14 दिन का रिमांड मांगा जाए, जिसमें अब कोर्ट कितने दिन का रिमांड देता है इसके लिए इंतजार करना होगा। तो चंद मिनट बाद अब यह फैसला भी आ जाएगा। आप वहां पर बने रहिए, आपके पास हम लौट रहे हैं। चंद्रमोहन आपके पास लौट रहे हैं। और इस बीच बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाका करने के आरोप में एनआईए ने हैदराबाद से इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया, जिनके संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से बताए जा रहे हैं। दोनों उत्तर प्रदेश से शामली के कैराना के रहने वाले हैं और हैदराबाद में कपड़ा फेरी का काम करते थे। दोनों के पिता सैनिक थे जिन्होंने 1965 पाकिस्तान के साथ जंग की थी। इस घटना के बाद उनके घर पर ताला लटका है। आसपास के लोग डरे सहमे हैं और इन सब के बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। नासिर और इमरान का नाम आ रहा है कि दरभंगा मामले में जी क्या मैटर हो जाए, क्या उम्मीद है, किस तरीके की चीजें? जी मैंने भी ये अखबार में देखा है। अब देखो मैं भी काफ़ी साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए, इस तरह का कोई मैटर हमने भी नहीं सुना इनके बारे में।
बस यही है। हमने कोई इस तरह का कोई बात भी नहीं देखी, क्योंकि फिरोज खान भी अच्छा है यानी, और नासिर खान भी, इमरान खान भी, हमने कोई इस तरह का काम नहीं देखा, क्योंकि वो तो कारोबार के चक्कर में यहाँ से गए हुए हैं। आदि बस ये तो कैराना को बदनाम करने की साजिश है एक तरह से, क्योंकि कैराना में वो कहा किसी ने कि एक मछली सबको गंदा कर दे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। पहले कभी इस तरह के मसाइल थे कैराने के अंदर, अब इस तरह के मसाइल नहीं है। शंकर, इमरान और नासिर के पास से ऐसे कौन से अहम सबूत हाथ लगे एनआईए को जो ये बता रहे हैं कि लश्कर तैयबा का इसमें हाथ है? देखिए, जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जब सर्च किया गया, खासतौर पर जो हैदराबाद में सर्च हुआ है कई लोकेशंस पर, वहां से जो सामान मिला है वो स्पष्ट तौर पे बताता है कि ये कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था जिसके तार सीधे पाकिस्तान और दुबई से हैं। उसी दौरान ये जानकारी मिली कि सलीम के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि सलीम से सीधे तौर पर संपर्क में जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पिछले 15 दिनों से इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे। तो एक ऑपरेशन चल रहा था आपका हैदराबाद में, जहां पर इमरान और नासिर पर नजर रखी जा रही थी, और दूसरी जो नजर है और दूसरी जो टीम है एनआईए की वो शामली और कैराना पे नजर बनाए हुई थी। और इसी दौरान ये पता चला कि सलीम सीधे तौर पर पाकिस्तान और दुबई से कई लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ है। और इसी मामले में ये भी जानकारी मिली थी कि बीच में ही वो कुछ लोगों से ये भी बातचीत कर रहा है कि जो पैसे उनको भेजे जाए अकाउंट में, वो या हवाले के जरिए जो भेजे जाए वो छोटे छोटे रकम में होनी चाहिए, मतलब कि ज्यादा 50,000 या 1 लाख 1.5 लाख इससे ज्यादा रकम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रकम भेजने पर हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ जाए। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार से बचने के लिए वो छोटे छोटे अमाउंट का प्रयोग करना चाह रहा था। और इस मामले में जिस तरह से आईडी बनाने का और आईडी किस तरह से उसको तैयार करना है, उससे संबंधित जो दस्तावेज और उससे तमाम जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहते हैं वीडियो के मार्फत से जिस तरह से वो ट्रेनिंग लेता था नासिर और इमरान, तो इसके बारे में जानकारी मिली है उसके मोबाइल फोन से। उसके मोबाइल फोन में कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं जिसको तलाशा जा रहा है, और जो एनआईए की जो अपनी लैब है उस लैब में भी बाकायदा उसे खंगाला जाएगा। इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए आप दोनों के पास लौटते रहेंगे। शुक्रिया शंकर आनंद और शुक्रिया चंद्रमोहन आपका भी। और इस बीच एक बड़ी खबर रायबरेली से मिल रही है, जहां शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने खुद ही अपने ऊपर फायरिंग करवाई और अपने चाचा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने ये साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश जारी है। और इस मामले में लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने कल छापेमारी भी की थी, जिसका मुनव्वर राणा के परिवार की तरफ से विरोध भी किया गया था। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज से तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने दरअसल खुद ही फायरिंग करवाई थी। जमीन का ये पूरा विवाद था। जमीनी विवाद में अपने चाचा को फंसाने के मकसद से ऐसा किया गया था। हालांकि मुनव्वर राणा के घर पर पहुंची थी पुलिस रेड करने के लिए, क्योंकि लगातार मुनव्वर राणा के बेटे को तलाश कर रही है पुलिस। और इसी कड़ी में लखनऊ मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी। इस पूरे मामले में अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आइए आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस कल रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी और उनके बेटे की तलाश में पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं। मुनव्वर राणा साहब के घर में कल पुलिस घुस आई बिना बताए। उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या हुआ था? देखिए, मुझे अफसोस यही हुआ कि 3-4 दिन पहले हमारे बेटे पर गोली चली। ये खबर आई, ये खबर बनी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं गया, फिर मेरे मैं उसको ले आया यहाँ। और उसको अकेले छोड़ने का मतलब यही है कि चूँकि
वो साहिब उसके पास हैं, पैसे हैं, जायदाद हैं। मुझे तो अभी एक चैनल जो है नॉनसेंस, उसने मेरे एक भाई को जो बम बनाते हुए, जो हमने ये कहा कि 70 पुलिस यहाँ भेजिए, 7 पुलिस वहाँ से भेज दीजिए, रायबरेली से पता लगा लीजिए कि पूरा शहर ये कहता है कि सब कमाया बनाया, नाम सम्मान पैसा उसी का है। पुलिस ने, एसएसपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की है 5 मिनट पहले, वो कह रहे हैं कि तबरेज के ऊपर जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई। आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा। हम एसएसपी पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अगर मेरा बेटा गलत है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उस पर फायर कहीं से भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर हमें कोई भी मार दे तो शख्स तो यही जाएगा कि हमारे भाई जो धमकी दे रहे हैं कि 5 करोड़ निकाल के रख लिया है, इसको खानदान को जिंदा नहीं रहने देंगे, नाम मिटा देंगे। ये आपसी झगड़ा है आप लोगों का? आपसी झगड़ा क्या हुआ? आपसी झगड़ा भाइयों में होता है, जब वो भाई हमारे हैं ही नहीं। तो मुनव्वर राणा की तरफ से दरअसल जो कार्रवाई हो रही है, उनके घर पर छापेमारी के लिए जिस तरीके से पुलिस पहुंची, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसके आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद ही अपने ऊपर ये फायरिंग करवाई थी। और साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जमीन का ये पूरा विवाद था, जिसकी वजह से मुनव्वर राणा के बेटे ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इस सबके बीच मुनव्वर राणा के बेटे ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने देर रात छापेमारी की। आरोप है कि पुलिस बगैर पूछे घर में घुस गई। उनकी बेटी फौजिया राणा हमारे साथ है। पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं फौजिया राणा। आप मुनव्वर राणा साहब की बेटी हो। क्या हुआ था बेसिकली रात में? पुलिस क्या कह के घर में घुसी? रात में पापा की लाइब्रेरी का ये ऑफिस का नॉक हुआ दरवाज़ा, मम्मा यहीं पर थी। जब खोला तो ये करीब 30-35 अंदर आ गए। पापा ने मेरे पूछा कि क्या इशू है, क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं है। क्या बात है? उन्होंने इधर घूमे उधर घूमे पूरी बिल्डिंग। उसके बाद ये मेरी हम सब की बच्चियाँ और मेरी भावज ऊपर है, वो सब ऊपर थे। ये एकदम से 30-35 बड़े साइलेंट कदमों से पहुंच गए और डायरेक्ट बेडरूम तक। क्या कह रहे थे वो? वो बोल कुछ नहीं रहते, बस अंदर चलते चले। अब मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, उसकी नज़र पे, तो उसने कहा आप अंदर कैसे आए, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बारे में पूछा कि कहाँ है, तो हाँ पहले तो आप बाहर निकलिए, आप लेडी कांस्टेबल लाइए, आप अंदर तक चले आए हैं। उस पर उन्होंने ऊपर धक्का मुक्की की। रायबरेली पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता भी कर दी। वहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक, उन्होंने कहा कि ये जो गोली चलने का मामला था तबरेज पर, उन्होंने खुद ही चलवा ली अपने ऊपर। ये उनका कहना है ना, वो तो किसी को भी लाके अगर खड़ा कर देगी पुलिस। 10 मिनट पहले। अच्छा, तो वो तो किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे। आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए ऐसा है कि उनके पास वो तो किसी को भी लाकर कुछ भी कहीं भी खड़ा कर सकती हैं। वो मेरे पापा ही का एक शेर है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। तो आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिए और कुछ भी साबित कर दीजिए, ऐसे तो साबित नहीं होता है ना। उधर मुनव्वर राणा के आरोपों पर बीजेपी के मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है। सुनिए क्या कहा। एक पारिवारिक झगड़े में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई पर रायबरेली में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायबरेली की पुलिस ने तत्परता से एफआईआर दर्ज की और जांच की। जांच के बाद मामला फर्जी निकला और उसी मामले में मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस आई हुई थी। तो इतना नागवार क्यों गुजर रहा है आपको? क्या जो देश का कानून और संविधान आपको एफआईआर कराने का अधिकार देता है, तो आपके भतीजों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार नहीं देता है? इतना दोहरापन क्यों मुनव्वर राणा जी? और आइए बढ़ते आगे। देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। दरअसल सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया था कि जल्द ही देश के अधिकांश हिस्सों में टीकाकरण अभियान पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सरकार की ओर से एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी को ओछी राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला। 24 घंटे में 41 लाख
60,000 वैक्सीन लगाई गई और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में। और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मुझे लगता है राहुल जी, आप जरा होश हवास में रहिए, कुछ अध्ययन करिए, कुछ चीज़ों को देखिए। आपको ऐसे ही कोई बात उठपटांग बोल देते हैं। अब देखिए, दिल्ली की सरकार ने अभी कहा है कि 4 लाख मुझे वैक्सीन मिला है। आपने देखा है ना, 4 लाख वैक्सीन मिला है। पूरे देश में 33.63 करोड़ हमने वैक्सीन का डोज दिया है और वो लोगों को पूरी तरह से मुफ्त वैक्सीन मिल रहा है। ये मुफ्त वैक्सीन है और साथ साथ अभी 44 लाख डोज जो है हमारा पाइपलाइन में है। तो कहाँ उनको वैक्सीन की कमी दिखाई पड़ने लगा तुरंत? और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत और झमाझम बारिश की तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही थी। लोग गर्मी से निजात पाना चाह रहे थे। हालांकि ये फौरी राहत ही से कहा जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से राहत गर्मी से नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल कुछ राहत तो जरूर मिल रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों को। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश इतनी तेज है कि जो वाहन है उनकी रफ्तार भी फिलहाल धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। कल यानी 1 जुलाई को दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। लगातार गर्मी बढ़ रही थी और लोग ये चाहते थे कि कुछ राहत जरूर मिले, इंद्र देवता मेहरबान हो। और इस सब के बीच ये देखिए, मेहरबानी का नतीजा ये कि झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ये सिलसिला फिलहाल बना हुआ है और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल फौरी राहत गर्मी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले खिली खिली धूप निकल रही थी, लेकिन अचानक से ही मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग की तरफ से हालांकि ये कहा गया था, ये संभावना जताई गई थी कि बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन जबरदस्त तरीके से बारिश की तस्वीरें इस बात की उम्मीद कि शायद गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल जाए। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश से किस तरीके से फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, फिलहाल कितनी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? आप कहां मौजूद है, जरा दिखाइए वहां से तस्वीरें। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल दिल्ली में आज प्रिडिक्ट भी किया गया था कि कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, तो उसी तरीके की हल्की बारिश आज सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में देखने को मिल रही है और फौरी तौर पर जरूर राहत मिल सकती है लोगों को। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि ये बारिश बूंदाबांदी ही रहेगी मेनली, ऐसे में बहुत ज्यादा तापमान में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो 40 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो भी आने वाले दिनों में भी इतना ही रहेगा। ये टेम्परेरी राहत जरूर दिल्ली वालों को मिल रही है, क्योंकि बारिश का लंबा इंतजार रहा है और मानसून के लिए भी कहा गया है कि अगले हफ्ते तक यानी कि 7 दिन और इंतजार करने के लिए कहा गया था। तो अभी प्री मानसून 4 को जो लोग हैं उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और ये राहत टेम्परेरी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। कल से भी जो मौसम होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 40 से नीचे नहीं जाएगा, ये साफ किया है मौसम विभाग ने। चलिए प्रियंका, फोन लाइन पर हम चाह रहे थे कि कुछ और तस्वीरें वो दिखाती हमारे दर्शकों को। अमित सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए कि वहां पर कितनी तेज बरसात हो रही है और ये कितनी बड़ी राहत है दिल्ली वालों के लिए?
देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में भी इस वक्त तेज बारिश हो रही है, और बारिश तकरीबन 10 मिनट से इस वक्त यहाँ पर हो रही है, और ये राहत की बात है दिल्ली वासियों के लिए और खासतौर से साउथ दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि साउथ दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया था कि आज शाम को कुछ इलाकों में दिल्ली के बारिश हो सकती है, ठीक वैसा ही देखने को मिला है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन ये फौरी राहत है, इससे दिल्ली वासियों को गर्मी से कोई निजात नहीं मिलने वाला। जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार 41 डिग्री 42 डिग्री और जिस तरीके से 1 जुलाई को 43.6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, लोगों को काफी मुश्किलें हो रही थी, गर्मी से उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बारिश के बाद 1-2 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आएगी। जिस तरीके से हमारी आज बातचीत हुई है डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। ठीक है अमित, शुक्रिया। और ये तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें, हालांकि ये फौरी राहत है क्योंकि बारिश का ये सिलसिला आगे तक नहीं बना रहेगा।